नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं जिसका पहला टॉपिक है यूरोपीय का भारत में आगमन। मतलब यूरोपीय कंपनी जो हमारे भारत में आई वो कैसे आई, क्यों आई, क्या कारण थे, क्या उनकी आवश्यकता थी, उन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम इसमें बात करेंगे। और ये जो हमारा पहला वीडियो है इसमें दोस्तों हम लोग बात करें किसके बारे में, पुर्तगाली के बारे में। मतलब पुर्तगाली कैसे हमारे भारत में आए, क्या उनकी आवश्यकता थी, उससे पहले क्या ज़रूरत थी कि यूरोपीय कंपनी हमारे ही भारत में आए, मतलब कि भारत में ही आए। क्या ये कहना उचित है जैसे कि आप प्रश्न में पढ़ते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, क्या ये सही है? ये सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास प्रारंभ करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे पहले हमने पॉलिटी सीरीज शुरू की थी जिसका भाग 6 तक दोस्तों हम लोग कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा चुके हैं। अगर आप पॉलिटी सीरीज नहीं देखे हैं तो जा करके आप उसका चैप्टर वाइज और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आर्टिकल के अनुसार दोस्तों पढ़ा है। और साथ ही साथ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा दिए हैं, ताकि वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो फिर दोस्तों आपको किसी भी किताब को पढ़ने के दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता होगी। बस आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, आसानी से आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जहाँ भी दिक्कत होगा कि हाँ सर आप जो पढ़ाए हैं तो ऐसा ऐसा आप बात बोले, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं वो सिर्फ एक किताब से नहीं है दोस्तों। मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं अलग अलग एग्जामों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के हम उसमें शामिल करके आपको पढ़ाए हैं। और सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है कि आपको बता दें कि हाँ एक एग्जाम से उठा करके हम आपको पढ़ा दिए हैं। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते थे दोस्तों सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हमने संग्रहित उसमें किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना इतिहास का क्लास। तो सबसे पहले आपको बताएंगे यूरोपीय कंपनी के आगमन के पीछे कारण कि क्या कारण थे, क्या इनके। तो सबसे पहले जानिए, हम लोग जानते हैं कि जो यूरोपीय कंपनी जो आते थे हमारे, आपको बता दें सबसे पहले हम प्राचीन भारत की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। यूरोपीय कंपनी तो हम लोग पढ़ते हैं कि मध्यकाल में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। तो आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि मध्यकाल में तो यूरोपीय कंपनी आई, लेकिन उससे पहले ही प्राचीन काल में भी क्या होता था कि भारत के साथ यूरोपीय देशों का दोस्तों व्यापार होता था। कौन सा देश की बात कर रहे हैं? तो यूनान की बात कर रहे हैं। यूनान क्या करता था दोस्तों, प्राचीन काल में ही क्या था भारत के साथ इनका व्यापारिक संबंध दोस्तों था। बाद में दोस्तों आवश्यकता अनुसार क्या हुआ कि जो अलग अलग जो यूरोप के देश थे, क्या हुआ उनको जब जरूरत पड़ी तब वो भारत के साथ अपना व्यापार शुरुआत किया। दोस्तों क्या जरूरत है वो समझते हैं हम लोग। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप यूरोप का मैप में देखिएगा तो आप पाइएगा, आपको दिखाते हैं। देखिए ये हम यूरोप का नक्शा भी दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड मैप ले लिए हैं। जब आप यूरोप को देखिएगा, ये आपका यूरोप हो गया। जो देख रहे हैं ये सब क्या है, आपका यूरोपियन कंट्री है। जब आप यूरोप को देखिएगा दोस्तों तो क्या है, ठंडे इलाके का क्षेत्र है। मतलब ये ठंडे इलाके का दोस्तों ये प्रदेश है। तो यहाँ के लोग मतलब कि अपने शरीर को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मांसाहारी खाना ज़्यादा खाते हैं। मांसाहारी खाना खाने के लिए दोस्तों इनको मसाला चाहिए। क्या चाहिए? मसाला, जैसे काली मिर्च हो गया और भी जो मसाले दोस्तों ये। यहाँ पर उतने मसाले दोस्तों यूरोप में दोस्तों नहीं होते थे। उतने मसाले यहाँ पर यूरोप में नहीं होते। तो क्या होता था, तो ये मसाले खरीदते थे। किनसे खरीदते थे? तो अरब से। जो अरब देश का नाम सुने हैं आप, अरबियन का नाम सुने हैं, तो अरब से क्या करते थे, अरब से वो मसाला खरीदते थे। अब वो अरब मसाला कहाँ से खरीद कर आ रहे हैं? तो अरब मसाला खरीद के ला रहे हैं दोस्तों भारत से। कैसे ला रहे हैं? भारत से। अब देखिए जैसे मान लीजिए अपना ये देश भारत है। अपना देश क्या हो गया, ये भारत हो गया। बीच में हो गया आपका ये रुकिए एक मिनट, ये अपना हो गया भारत, शॉर्ट में लिखते हैं। बीच में हो गया आपका दोस्तों अरब, और यहाँ हो गया आपका यूरोप। मतलब कि ये जो अरब हैं ये भारत से मसाला खरीद रहे हैं, मतलब यहाँ से मसाला ला रहे हैं ये अरब, और कहाँ बेच रहे हैं? यूरोप में बेच रहे हैं। मतलब यहाँ से कम दाम में सामान ला करके यहाँ पर दोस्तों क्या करें, अधिक दाम में सामान को बेच रहे हैं। मतलब कि भारत और अरबियन का दोस्तों क्या था, व्यापारिक संबंध था। मतलब कि यूरोप का कोई दोस्तों इनका नामो निशान नहीं था भारत के साथ व्यापारिक संबंध का। मतलब ये हम मध्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब बात हुआ कि क्यों मतलब कि यूरोपीय भारत के मसालों की आदत है, तो बता दिए कि यूरोप क्या है, ठंडे प्रदेश है। तो मतलब ठंडे इलाके का दोस्तों प्रदेश है। वहाँ पर ठंड में दोस्तों और अधिक ठंड पड़ता है, मतलब कि आवश्यकता अनुसार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो वो लोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बता दिए कि गोश्त वगैरह खाया करते थे, जिसके लिए मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। तो वो मसाला कहाँ से खरीद रहे हैं? तो अरब से खरीद रहे हैं। तो अरब से खरीद रहे हैं। तो अब ये क्या हुआ दोस्तों कि ये, अगर हम बात करें यूरोप से भारत आने का, कि यूरोप से भारत आने का कौन कौन से मार्ग थे, तो यूरोप से भारत आने का दोस्तों दो मार्ग था। अगर हम बात कर ले तो क्या थे, दो मार्ग थे। एक पहला आपका जो मार्ग है दोस्तों वो स्थल मार्ग था। पहला अगर बात कर ले तो वो स्थलीय मार्ग था। क्या था वो? स्थलीय मार्ग। स्थलीय मार्ग की बात कर ले तो स्थल से अगर आपको आना है कहाँ, यूरोप से भारत, तो आपको किसको किसको पार करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको टर्की को पार करना पड़ेगा दोस्तों। टर्की को पार कीजिए, फिर आप ईरान को पार कीजिए, ईरान को पार कीजिए,
ईरान को पार करने के बाद इराक को पार कीजिए, सब जो देश है इनको, इसको पार कीजिए, इसको पार करने के बाद अफगानिस्तान को पार कीजिए। इतना सारे देश को पार करने के बाद फिर आपके रास्ते में कुछ दर्रे आएंगे। कौन कौन से दर्रे आएंगे? तो दोस्तों खैबर दर्रा का नाम सुने होंगे आप, खैबर दर्रा, खैबर हो गया, आपका कुर्रम हो गया, कुर्रम के बाद आपका बोलन हो गया, बोलन हो गया, आपका गोलन हो गया, गोलन हो गया, गोमल भी होता है, ये सब गोमल हो गया। ये सब दर्रे को दोस्तों पार करने के फलस्वरूप आप क्या कीजिएगा, भारत पहुंचिएगा। ये स्थलीय मार्ग दोस्तों बहुत ही थोड़ा कठिन था, तो ये लोग स्थल मार्ग से दोस्तों बहुत ही कम ही आया करते थे। तो आते कैसे थे? तो ये आते थे दोस्तों जल मार्ग से। कैसे आते थे? जल मार्ग से। तो जल मार्ग से बता दिए कि क्या, कि जल मार्ग से दो रास्ते थे मध्यकाल में। भारत को पश्चिमी देश से जोड़ने वाले जो दो मार्ग थे वो कौन कौन थे आपके? एक फारसी खाड़ी था और दूसरा था दोस्तों लाल सागर। लाल सागर का भी जो रास्ता था दोस्तों दुष्कर था। दुष्कर मतलब कि यहाँ से आना भी दोस्तों क्या था? कठिन था। कठिन क्यों था? क्योंकि इसके रास्ते में दोस्तों क्या था कि बहुत ज़्यादा क्या था, कोहरा पड़ता था। कोहरा मतलब कुहासा जिसको हम बोलते हैं, उससे। तो अधिकतर व्यापार होता था, तो अधिकांश व्यापार किस होता था? फारसी खाड़ी से। यहाँ पर देखिए हम कारण बता दिए हैं कि दो कारण से लाल सागर का मार्ग दूसरा था। कौन कौन सा था? पहला एक था मार्ग में अधिक कोहरा पड़ना और मार्ग में चट्टानों का पड़ना। चट्टान मतलब कि जो जिसको हम लोग कटक बोलते हैं, मतलब कि जो समुद्र में जो चट्टान होते हैं दोस्तों वो क्या थे? जहाज पर टकरा करके जहाज को दोस्तों क्या कर सकते थे? उसको मतलब कि घातक, मतलब कि उसको डुबा भी सकते थे। अगर ये समुद्री चट्टान से अगर जहाज को टक्कर लगती है तो वो क्षतिग्रस्त होकर डूब भी तो सकता है। तो इसीलिए मतलब यूरोप से लाल सागर से होते हुए भारत आना बहुत ही कम ही लोग पसंद करते थे। आते किससे थे? तो आपका आते थे ज़्यादातर, बता दिए किससे? फारसी खाड़ी से। किससे आते थे? फारसी खाड़ी से। मतलब कि फारसी खाड़ी से ज़्यादा इनका व्यापार होता था। मतलब कि जो अरब भी आ रहे हैं किससे आ रहा है दोस्तों? फारसी मतलब कि फारसी खाड़ी से होते हुए क्या आ रहा है आपका? भारत व्यापार करने आ रहा है। मतलब भारत से मसाला खरीद करके यूरोप में जाकर दोस्तों बेच रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या है? तो एशिया से यूरोप जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों से एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। मतलब बता दिए कि अगर अरब लेकर के जा रहा है दोस्तों यूरोप मसाला, तो उसको रास्ते में क्या देना पड़ रहा है? टैक्स देना पड़ रहा है। अब टैक्स देना पड़ रहा है, जो मसाला मान लीजिए 10 रुपये में खरीद रहा है, टैक्स देने के बाद उसको हो गया 20 रुपया। तो जाहिर सी बात है कि अपना वो मुनाफा तो जोड़ेगा ना दोस्तों। तो मुनाफा देख करके वो क्या करता था? उसका डबल ट्रिपल गुना में दाम में वहाँ क्या करता था? मसाला को दोस्तों बेचता था। कौन? तो आपका अरब। अब हुआ क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्तों यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एक अधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। इटली के बारे में जान लीजिए पहले कि जो पुनर्जागरण की शुरुआत, मतलब जो सोचने समझने की शक्ति के, नई शक्ति का जो विकास हुआ था सबसे पहले आपका 15वीं शताब्दी में दोस्तों इटली में हुआ था। क्योंकि इटली के जो अधिकांश लोग थे दोस्तों वो बहुत ही क्या थे? ज्ञानी थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे, मतलब वो तर्क वितर्क करने में दोस्तों माहिर थे। तो इसीलिए इनका भी संबंध क्या था? भारत के साथ दोस्तों था। किसके लिए? व्यापार के लिए। तो और भी जो भी राज्य थे, मतलब यूरोप के जो भी देश थे आपका, उससे क्या थे? इससे मतलब वंचित थे, वो नहीं करते थे मतलब इसके साथ व्यापार। बाद में क्या होता है दोस्तों? बात करें हम 1453 की, 1453 की, तो 1453 में क्या होता है कि तुर्की जो एक देश है वो क्या करता है? कुस्तुनतुनिया। तब पहले सबसे पहले जानिए कुस्तुनतुनिया क्या है। तो हम अगर आप विश्व इतिहास पढ़े होंगे, यूरोप का इतिहास अगर पढ़े होंगे, तो वहां पर दोस्तों आपको मिलेगा मध्यकाल में रोमन साम्राज्य पढ़ने के लिए। प्राचीन काल से ही था, तो रोमन साम्राज्य पढ़ने के लिए मिलेगा। रोमन साम्राज्य जो इटली के ही अंतर्गत दोस्तों था। तो रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी दोस्तों, जो रोमन साम्राज्य था उसकी जो पूर्वी राजधानी थी उसको कहते थे हम लोग कुस्तुनतुनिया। मतलब कि रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी राजधानी था उसका नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। इस कुस्तुनतुनिया पर दोस्तों क्या कर लिया तुर्की ने? 1453 में दोस्तों क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। इसी को कहते हैं हम लोग कुस्तुनतुनिया का पतन कहते हैं। और यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। कहाँ पर? मतलब ये तुर्की का ही था अपना ऑटोमन साम्राज्य, तो यहाँ पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ? ये जो कुस्तुनतुनिया जो देख रहे हैं आप, इसी से क्या होता था कि इस रास्ते से होकर के फारसी खाड़ी होते हुए कहाँ जाना था? रास्ता जाता था, ये भारत जाता था व्यापार के लिए। अब यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर कौन अधिकार कर लिया? तुर्की कर लिया। जब तुर्की कर लिया, ऑटोमन साम्राज्य का दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? अधिकार हो गया। तो फारस की खाड़ी से वाले जो व्यापार होते थे मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर तुर्कों ने इस पर क्षेत्र से होने वाले व्यापार, यूरोपीय व्यापार पर दिक्कतें पैदा करने लगे। दिक्कतें पैदा मतलब वो मना करने लगे, अत्यधिक कर लेने लगे, टैक्स लेने लगे। अब टैक्स जब ज़्यादा लेना शुरू कर दिए तो इनको भी समस्या होने लगी। किसको? तो यूरोपियों को, क्योंकि अरब जो सामान खरीद कर ले जा रहे हैं, अब आवश्यकता से ज़्यादा दाम में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तब इनको समझ आया। किनको समझ आया? यूरोप वासियों को, कि हमें भी क्या करना है? हमें भी भारत जाना है। हम क्या करेंगे? अरब से सामान ना खरीद करके हम सीधा भारत से क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि भौगोलिक खोजों में व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी था। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सिर्फ मतलब पुर्तगाल के शासक ने सबसे ज़्यादा योगदान पुर्तगाल के शासक का था, लेकिन स्पेन का भी था। अगर हम बात कर ले कि भौगोलिक खोजों में, भौगोलिक खोजों मतलब कि जो भी देश क्या थे? एक दूसरे से दोस्तों अनजान थे। अनजान करने का मतलब कि पता नहीं था।
खोज यहाँ पर याद रखिएगा कि हम आगे बताएंगे कि वास्को डी गामा क्या किया, भारत की खोज किया, क्या किया। खोज करने का मतलब दोस्तों यहाँ पर कि जो क्या एक दूसरे देशों से दोस्तों अनजान है, मतलब जाने का उनको मार्ग पता नहीं है कैसे हम यहाँ पर जाएं, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर अब अगर गौर कीजिएगा आप, अगर वर्ल्ड मैप आपको दिखाएं तो वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो स्पेन और पुर्तगाल जो था दोस्तों वो तटीय देश थे। क्या थे वो? तटीय देश थे। ये देखिएगा यहाँ पर तटीय देश थे, मतलब तट होने के कारण क्या था कि इनका जो समुद्री यात्रा था यहाँ पर ज़्यादा होता था। कि इनका पुर्तगाल और स्पेन का था। इसे ही बताया कि भौगोलिक खोज में सबसे ज़्यादा योगदान पुर्तगाल और स्पेन का था। और पुर्तगाल के राजा का नाम बता दी हेनरी द नेविगेटर, और स्पेन की जो वहाँ की रानी थी उस समय कौन थी? उसका नाम था इसाबेल। इसाबेल कौन थी? यहाँ की स्पेन की रानी थी। इन्होंने दोनों ने क्या किया? बहुत बड़ा योगदान दिया। योगदान क्या दिया? इन्होंने क्या किया? आपस में दोस्तों एक संधि की। संधि क्या की कि भौगोलिक खोज बता दी कि भौगोलिक खोज में बहुत बड़ा योगदान दोनों का रहा है, नेविगेटर का और इसाबेल का। इनके बीच जो संधि हुई कि जो जिस जगह का दोस्तों खोज करेगा, मान लीजिए पुर्तगाल खोज किया तो वहाँ स्पेन नहीं जाएगा, स्पेन खोज किया तो पुर्तगाल नहीं जाएगा, दोनों के बीच में दोस्तों क्या हो गई? ये संधि हो गई। जब संधि हो गई तो दोस्तों दोनों में क्या हो दोस्तों? होड़ लग गई। क्या चीज़ करने के? नए नए जगह की खोजने के लिए। नए नए जगह खोजने के लिए क्या दोस्तों? भारत की खोज करने के लिए। भारत की खोज करने मतलब कि यहाँ पर समझिएगा भारत का खोज नहीं करना, भारत के बारे में सबको पता है कि भारत हम कैसे जाएं, मतलब कि उस मार्ग को छोड़ करके, भारत की खाड़ी लाल सागर हो गया आपका, स्थलीय मार्ग को छोड़ करके और कोई रास्ता है भारत जाने का, उस रास्ते की खोज होना दोस्तों क्या हुआ? शुरू हो गया। किसके लिए? कुछ दुनिया का दोस्तों पतन हुआ, क्योंकि अब यहाँ से व्यापार दोस्तों बंद हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पर? तो इसी कड़ी में दोस्तों जो पुर्तगाल के राजा थे नेविगेटर, उन्होंने क्या किया? अपने एक नाविक जिनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज को क्या किया? भारत की खोज के लिए 1487 में क्या किया दोस्तों? भेजा। ये बार्थोलोमियो डियाज दोस्तों गए भारत की खोज करने के लिए, निकले। और जैसे ही मतलब जिस रास्ते से वो निकले, मान लीजिए कि ये आपका मैप दिखाएं आपको, तो यहाँ पर आपका ये क्या है? पुर्तगाल है। यहाँ पर देख रहे हैं पुर्तगाल है। तो इस रास्ते से क्या हुए? इस रास्ते से अटलांटिक महासागर होते हुए इस रास्ते से आते हुए क्या आ गया आपका? साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका महादेश है उसके जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है किसका? साउथ अफ्रीका का, या अफ्रीका महादेश का, वहां पर पहुंचे। यहाँ पर पहुंचने के बाद उनको चारों तरफ दोस्तों पानी पानी दिख रहा था, मतलब कहीं उनको अता पता नहीं दिख रहा था। मतलब यहाँ पर एक तरह समझिए कि रास्ता वो खो गया था, उनको समझ नहीं आ रहा किधर जाएं क्या करें। तो यहाँ पर यहीं से क्या होते हैं, साउथ अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसका नाम बताते हैं आपको, इसको बोलते हैं उत्तमासा अंतरीप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? उत्तमासा अंतरीप। याद रखिएगा, आपको प्रश्न में कभी कभी आ जाता है उत्तमासा अंतरीप। या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, या इसी का अन्य नाम है तूफानी अंतरिक्ष को बोलते हैं, तूफानी अंतरिक्ष को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या किए? उत्तमासा अंतरिक्ष से वापस फिर क्या आ गया? लौट करके ये आ गए। कौन? बार्थोलोमियो डियाज, जो पहला काम किए किसके लिए? भारत की खोज करने के लिए निकले, लेकिन कहाँ से लौट करके आ गए? ये बता दिए कि अफ्रीका के स्थित उत्तमासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप को खोज निकाला, वहीं से क्या लौट करके आ गए। इनको अता पता नहीं चला कि हमको किधर जाना है, भारत का रास्ता कौन सा है, क्या नहीं है। ये सारी बातें अपने जो राजा थे नेविगेटर इनको बताएं, सभी सभी चीज़ों के बारे में बताएं। ये हो गया। अब जब इनको इस बात की पता चली कि इसको स्पेन की रानी को, जो इसाबेल थी, इस बात को पता चली कि पुर्तगाल ने क्या किया है? एक नए जगह का खोज कर लिया है, उत्तमासा अंतरिक्ष का खोज कर लिया है। तो उन्होंने भी क्या किया? अपना एक नाविक को भेजा। उसका नाम क्या था? उसका नाम बताते हैं आपको, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कब गए थे? तो ये 1400 दोस्तों 88 में, 1488 में निकले थे। किसके लिए? भारत की खोज करने के लिए। कभी कभी सब प्रश्न पूछ देता है कि स्पेन का कौन सा नाविक था जो भारत की खोज करने के लिए निकला था? तो कोलंबस। कोलंबस क्या किया था? भारत की खोज करने के लिए निकला था। लेकिन दोस्तों वो स्पेन से तो निकला, स्पेन से निकला, लेकिन उनको जाना किधर था? निकल गए किधर? जाना था उनको किधर? वो निकल गए किधर? अब बात करते हैं, स्पेन आपका यहाँ है, देख रहे हैं आपका स्पेन, इनको जाना है इधर, लेकिन चल दिए दोस्तों ये इधर, मतलब जाना है इनको पश्चिम की ओर, निकल दिया और किधर? पूरब की ओर। सॉरी, जाना था इनको पूरब की ओर, मतलब भारत आपका पूरब में है, लेकिन निकल दिए किधर? ये पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर जब निकल दिए तो पहुंच गया कहाँ? ये अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंच गए, वहाँ पर देखे काले काले लोग हैं, तो इनको लगा कि यही तो भारत है कि भारत के लोग काले काले होते हैं, सावले होते हैं। वहाँ देख करके वहाँ के लोगों को क्या किया? नाम दिया उसका रेड इंडियन। बोले कि रेड इंडियन नाम कौन दिया? तो रेड इंडियन नाम दिए आपके कोलंबस ही दोस्तों, वहाँ के जो निवासी थे अमेरिका के निवासी, उनको नाम दिए। अमेरिका मतलब ये अमेरिका मत समझिएगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का खोज नहीं किया था। ये जो अमेरिका महादेश देख रहे हैं, जो वेस्ट इंडीज आपका जमैका सब आता है, इसकी खोज किया था कौन? ये आपका कोलंबस। तो उसी की बात हम यहाँ किए, हम आपको बताएं यहाँ कि कोलंबस निकला और अटलांटिक महासागर में जोखिम भरे यात्रा प्रारंभ किया। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। जाना था उसको पूरब में, निकल दिया पश्चिम की ओर। तो भारत की जगह कहाँ खोज दिया? वो अमेरिका खोज दिया, और वहाँ के जो निवासी इसको देखने के लिए मिले उसका नाम दे दिया रेड इंडियन। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब जब इस बात की खबर किसको पड़ी?
नेविगेटर को, तो भी क्या किया, अपना फिर से एक नाविक तैयार करके भेजा, किसको, जिसका नाम था दोस्तों वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को भेजा किसके लिए, तो भारत की खोज करने के लिए। वास्को डी गामा भी तैयार था, ये भी दोस्तों एक नाविक था, वो भी तैयार था। बार्थोलोमेव डियास को जाके बातचीत किया कि हाँ भैया कैसे जाना है, क्या करना है, जो हमको बताइए। तो ये बोला देखो भाई ऐसे ऐसे तुम गए थे, वहाँ पर जाने के बाद हमको पता नहीं चला था। कि सारी बातों को ध्यान से सुन करके ये निकला, क्या करने के लिए, भारत के खोज करने के लिए। भारत की खोज नहीं मतलब भारत जाने का समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, याद रखिएगा। वास्को डी गामा से ऐसे तो प्रश्न बन जाता है, बोल देता है कि भारतीय खोज किसने की, तो वास्को डी गामा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बनना चाहिए, जो वास्तविकता होनी चाहिए दोस्तों, होना चाहिए कि भारत आने का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया। यूरोप से भारत आने का या भारत आने का समुद्री मार्ग का खोज, तो वहाँ पर प्रश्न ये बनना चाहिए, तो वो वास्को डी गामा होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बस याद रखिए। तो 1498 में दोस्तों ये क्या करें, निकला किसके लिए, तो भारत की खोज करने के लिए, मतलब कि भारत जाने का समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए। और उसने सफलता पाई और इसने समुद्री मार्ग का दोस्तों खोज भी कर दिया। इसकी कहानी आगे बताएंगे, पहले चलिए ये बताते हैं आपको हम। ये जब निकला, सारी बातों को सुना ध्यान से, किसकी बातों को, बार्थोलोमेव डियाज की बातों को तो सुना। सुन करके दोस्तों ये भी क्या गया, यहाँ पर आकर के ये भी अटक गया, इसको भी अब अता पता नहीं था। लेकिन उसी समय दोस्तों यहाँ पर एक इसको मिल गया, भाग्य भरोसे भगवान के कृपा कहिए कुछ भी कहिए, कि इसको मिल गया गुजरात का एक यहाँ पर व्यापारी, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। जिसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद से इसकी मुलाकात हुई। ये अपनी समस्या बताया कि हाँ भैया ऐसा है, हम भारत के जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जाने के बाद हमको पता नहीं चल रहा किधर जाए किधर नहीं जाए। तब वो तो बता दिए गुजरात का ही था, भारत का ही था। तो बोला कि आप इस मार्ग से होते हुए जाइए, आप क्या कीजिएगा, भारत पहुंच जाइएगा। जैसे जैसे वो रास्ता बताया दोस्तों अब्दुल मजीद, उसी रास्ते से वास्को डी गामा दोस्तों निकला। और अंततः क्या हुआ था कि 90 दिन की यात्रा के फलस्वरूप, 90 दिन की यात्रा के फलस्वरूप 17 मई 1498, कहीं कहीं लिखता है 20 मई 1498, लेकिन याद रखिएगा 17 मई 1498 को वो क्या हुआ था, आपके केरल के जो कालीकट बंदरगाह था, बंदरगाह का नाम ऐसे याद रखिएगा, कट कडापू कहते हैं, कट कडापू, जो कालीकट बंदरगाह के पास केरल में क्या हुआ दोस्तों, वो पहुंचा, जहां पर वहां का जो हिंदू राजा था उसका भव्य स्वागत किया, जिसका नाम था दोस्तों जमोरिन। क्या नाम था उसका, जमोरिन ने क्या किया, उसका भव्य स्वागत किया, किसका, तो वास्को डी गामा का। अब इसके पीछे क्या कारण था वास्को डी गामा का स्वागत करने के पीछे, आगे हम बात करेंगे। चलिए हम चलते हैं आगे। वही बातें थी, सारी बातें हम उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। वही दिखाने के लिए आपको रखे, देखिए फारसी खाड़ी है, ये फारसी खाड़ी से यहाँ से आपको क्या करना, व्यापार करने के लिए आते थे, इसे पार कीजिए, यहाँ से अरब सागर, बगल में क्या आपका है, भारत। तो इस तरह से दोस्तों क्या था, व्यापार ये इस रास्ते से होता था, भारत और यूरोप का दोस्तों। और लाल सागर की बात करें तो लाल सागर भी दिखाते हैं आपको, देखिए लाल सागर कहाँ है आपका, ये लाल सागर है, ये देख रहे हैं, ये रेड सी, ये क्या है आपका लाल सागर। यूरोप से आने का बताएं कि दुष्कर था, रास्ते में कुहासा और क्या थे, चट्टान मिलते थे, तो वो फारसी खाड़ी से दोस्तों व्यापार होता था। आगे चलते हैं हम लोग, इतनी सारी बातें समझ गए। वास्को डी गामा खोज समुद्री मार्ग का खोज कर दिया भारत आने का। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम चलेंगे। भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी कब कब स्थापित हुई, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1498 में दोस्तों स्थापित हुई थी। सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाली कंपनी कौन थी, वो पुर्तगाली ही थी। मतलब सबसे पहले भारत आने वाला, सबसे अंत में भारत से जाने वाला कौन था दोस्तों, ये पुर्तगाली था। इसका याद रखिएगा, कभी प्रश्न आपसे बन जाता है। उसके बाद दोस्तों कौन स्थापित हुआ था, उसके बाद आपका वो स्थापित हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 31 दिसंबर 1600 को दोस्तों स्थापित हुआ था। इंग्लैंड की कंपनी थी। सब में लगेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि सब क्या है, ये आपका जो हमारा भारत से अगर बात करें यूरोप किधर है, तो आपका मतलब कि जो यूरोप है, यूरोप से हमारा भारत किधर है, तो ईस्ट की ओर है। और वो ईस्ट के साथ दोस्तों क्या रहे हैं, मतलब कि पूर्वी देशों के साथ क्या व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वहाँ की सरकार इसको ईस्ट इंडिया के नाम से नाम रखती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बोलेगा तो आपका इंग्लैंड हो जाएगा, और बाकी बोल देगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगा तो उसमें नाम उसका लिखा रहेगा। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो नीदरलैंड का था, हॉलैंड इसको बोलते हैं, 1603 में स्थापित हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। डेनिश जो डेनमार्क का था, जो 1616 में स्थापित हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1664 में दोस्तों स्थापित हुआ था। सबसे अंत में कौन आया था आपके, फ्रांसीसी कंपनी दोस्तों आया था। सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे अंत में आपका फ्रांसीसी। ये दोस्तों आने का है, स्थापित होने का है। अब आने का क्रम हम याद कर लेते हैं। आने का क्रम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पुर्तगाली के बाद आपके डच आए थे, ना कि इंग्लैंड आया था। कंपनी स्थापित हुई थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की कंपनी स्थापित हुई थी डच से पहले, लेकिन आए कौन से पहले, इंग्लैंड से पहले, तो डच आए थे दोस्तों। 1595 में दोस्तों एक हाउटमैन था यहाँ का यात्री, वो सबसे पहले भारत आ चुका था दोस्तों, वो भी स्थलीय मार्ग से आया था। फिर इंग्लैंड दोस्तों आपका, फिर डेनिश, फिर लास्ट में आया था फ्रांसीसी। तो इस क्रम को भी आप याद रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, जब ये सब अपने यूरोपीय कंपनी भारत आई, तो कौन कौन से उनका व्यापारिक केंद्र था पहला जहाँ पर स्थापित किए, ये भी याद रखिएगा। तो पहला था आपका दोस्तों पुर्तगाली, जो कोचीन केरल 1503 में स्थापित किया था पहला। इसकी कहानी आज हम बात कर रहे हैं कैसे कैसे क्या हुआ था, लेकिन बता दे रहे हैं, एक ओवरव्यू आपके दिमाग में दे दे रहे हैं।
अगला है डच नीदरलैंड, इसको मसूलीपट्टनम में पहला इसका कंपनी था, आंध्र प्रदेश का मसूलीपट्टनम 1605 में दोस्तों स्थापित किए थे। फिर इंग्लैंड सूरत में अपनी पहली अस्थायी कंपनी स्थापित की 1613 में, इसकी भी कहानी बात करेंगे, अच्छे से तक बताएंगे। डेनिश डेनमार्क ट्रैंक्योबार्ड तमिलनाडु 1620 में स्थापित किए थे। फ्रांसीसी सूरत में ही गुजरात में 1658 में दोस्तों अपनी कंपनी स्थापित किए थे। इस तरह से कंपनी मतलब किस तरह से कोठी इनका था, फैक्ट्री था। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मैप के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कौन कौन सा इनका था, देख लीजिए यहाँ पर। डेनिस का 1620 में, कोचिन 1503 में पुर्तगालियों का, उसके बाद डच का देखिए 1605 में मसूलीपट्टनम, फिर मसूलीपट्टनम में अस्थायी था ये अंग्रेजों का। फिर ट्राउन के बाद डेनिस का 1620 में सूरत में आपका स्थापित हुआ ब्रिटिश का अस्थायी। 1608 में प्रयास किए थे, किस कारण से 13 हो गया, इसी कहानी बात करेंगे हम लोग, कौन इसका टांग अड़ा दिया कि 1613 में स्थापित हुआ। फिर फ्रांसीसी 1659 में। तो इस तरह से मैप के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं पुर्तगाली के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरह से पुर्तगाली को दोस्तों हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, बता दिए पूरी कहानी की। प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा, जो 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद के नामक गुजरात के पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट के भारत के समुद्री तट पर दोस्तों उतरा, वहां पर जिसका स्वागत किया था जैमोरिन ने स्वागत किया था। जो बंदरगाह की तरह था, बंदरगाह का नाम क्या था, तो कट कडापू याद रखिए बंदरगाह का नाम था। ये भी बातें हम कर लिए। जिसका स्वागत किया था कौन, स्वागत किया था जैमोरिन। अब जैमोरिन का भव्य स्वागत क्यों किया था, भव्य स्वागत करने के पीछे दोस्तों ये कारण था कि भारत के साथ अभी तक कौन व्यापार कर रहे थे, तो भारत के साथ अभी तक दोस्तों अरब व्यापार कर रहे थे। तो अरब के व्यापार से दोस्तों ये लोग भी परेशान हो गए थे। ये लोग भी चाह रहे थे कि कोई अन्य देश हमारे साथ आए और व्यापार दोस्तों करे। तो जब वास्को डी गामा आया, पूरी बात बताया कि हमारा हमें क्या करना है, भारत के साथ व्यापार करना, तो भी खुश हो गया कि चलो हमें अरब से दोस्तों छुटकारा मिलेगा। लेकिन जब ये बात अरब को पता चली कि कोई व्यापारी आया है यूरोप से, वो भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, तो वो ये सहन नहीं कर पाए। कौन, मतलब कि अरब। तो अरब क्या हुआ, मतलब अरब को ये बातें पसंद नहीं आई और उनके रास्ते में टांग अड़ाना दोस्तों शुरू कर दिए। कौन, तो अरब। अब ये सब बातें जब हो गई, तो इनकी इजाज़त से, जमूरिन की इजाज़त से ये क्या हुआ, वास्को डी गामा दोस्तों अपने साथ भारत में कुछ दिन रहा, अपने साथ दोस्तों यहाँ से कुछ मसाला लेकर गया, काली मिर्च वगैरह जो भी होता है मसाला, वो अपने देश यूरोप ले गया। और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो पूरी यात्रा किया था दोस्तों यूरोप से भारत आने का और भारत से यूरोप जाने का, अगर बात किया जाए कि पूरी यात्रा में जितना उसको खर्च हुआ था, खर्च को अगर निकाल दीजिए तो उसको 60 गुना दोस्तों लाभ हुआ था। 60 गुना का लाभ हुआ था किसको, वास्को डी गामा को अपनी पूरी यात्रा में। कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई वो 100 रुपया खर्च किया होगा, मान लीजिए कि 100 रुपया दोस्तों वो खर्च किया होगा, तो 100 रुपया में मान लीजिए कि उसको 60 गुना लाभ हुआ। 60 गुना मतलब कितना हो गया दोस्तों, 6000। 6000 इसमें से मान लीजिए 100 रुपया आप निकाल दीजिएगा, कितना उसको बचा, 5900। वही मान लीजिए कि अगर लाख रुपया खर्च किया हुआ तो उसको 59 लाख करोड़ मान लीजिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। याद रखना आप कितना, 60 गुना, 60 याद रखिएगा, 7 मत याद रखिएगा, 60 मतलब 60 गुना उसको दोस्तों क्या हुआ था, लाभ हुआ था। अब बात हुआ कि ये जब ये बातें हुई, ये सब बातें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई। अब वास्को डी गामा कहाँ पहुँच गया, पुर्तगाल। पुर्तगाल पहुंच के पूरा खुशी खुशी अपने राजा को बताया कि हाँ राजा साहब, हमने भारत जाने का समुद्री मार्ग का खोज कर दिया, सब चीज़ तो ठीक है। वहाँ के जो राजा हैं वो लोग भी चाह रहे हैं कि हम व्यापार करें, लेकिन एक समस्या है। राजा ने पूछा कौन समस्या है, तो बोला कि वहाँ पर एक अरब व्यापारी है, वो मतलब क्या थे, वो हमारे लिए परेशानी का सबक बन सकते हैं, मतलब हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अब राजा बोला ठीक है, जब समस्या बन सकता है तो राजा क्या किया, अपना फिर से एक यात्री को भेजा। यात्री का नाम क्या था, तो कैब्राल। नाम क्या था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये क्या किया था, ये 1500 में 9 मार्च 1500 को 13 जहाजी बेड़ों के साथ, मतलब 13 जहाजी सेना के साथ गया दोस्तों, भारत आया। मतलब मूड बना करके आया था कि हमें अरब को क्या करना है, उसको अच्छा से सबक सिखा देना है। और आते ही क्या किया था, अरब पे दोस्तों टूट पड़े थे। किस पर टूट पड़े थे, अरब पे टूट पड़े थे और अरब को अच्छा से सबक सिखा दिए कि मतलब बता दिए कि हमारे रास्ते में था, तुम अपने अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मतलब तुम अपना व्यापारिक काम करो, हमें अपना व्यापारिक कार्य करने दो। तो जो दूसरा यात्री था वो कैब्राल था, भारत आने वाला, जो 13 जहाजों बेड़ों के साथ क्या होता, भारत आया था। किस लिए, तो अरब जो थे व्यापारी, उसको सबक सिखाने के लिए दोस्तों आया था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तो बात ने, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब था कि पुर्तगाल भारत से व्यापार, मतलब जो समुद्री मार्ग की खोज किया पुर्तगाल द्वारा भारत के सीधे समुद्री मार्ग खोज में आर्थिक और धार्मिक कारण से करे थे। मतलब खोज किया तो उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो पहला था तो व्यापार करना था। क्या करना था, पहला व्यापार करना था। तब धीरे धीरे दोस्तों व्यापार करना जब शुरू किए, तब उनको लगा कि हमें यहाँ भी कुछ अपना, जो अपने राज्य देश में धर्म प्रचार करते हैं, तो हमें कुछ अपने धर्म गुरुओं को भी दोस्तों यहाँ लाना चाहिए और उनसे धर्म प्रसार यहाँ दोस्तों करवाना चाहिए। तो जो पुर्तगाली थे, बता दी कि पहला तो आर्थिक कारण हो गया, दूसरा क्या हो गया, धार्मिक कारण।
आर्थिक कारण में बता दिए कि व्यापार करना है, और दूसरा क्या धार्मिक कारण में क्या है दोस्तों, एशिया में ईसाई धर्म का दोस्तों प्रचार करना था। ये किसका उद्देश्य था, तो पुर्तगालियों का था दोस्तों। जब इतनी सारी बातें हो गई 1500 तक ये सब बातें हो गई, अब क्या हो रहा है कि पुर्तगाली भारत से सामान लेकर के जा रहे हैं, कुछ सामान यूरोप पुर्तगाल से भी ला रहे हैं और यहाँ सामान बेच रहे हैं। अब यहाँ पर उनको दिक्कत क्या होने लगा दोस्तों, दिक्कत होने लगा कि जो पुर्तगाल से सामान ला रहे हैं या भारत सामान खरीद रहे हैं, तो उनको रखने की उनको जगह चाहिए था, मतलब एक तरह का फैक्ट्री चाहिए था, कोठी चाहिए था। तब वो दोस्तों चाहते थे दुर्ग स्थापना करना, दुर्ग स्थापित करना, कि हमें क्या करना है, दुर्ग स्थापित करना, ताकि अपने सामान को पुर्तगाल से लाएं तो उसको वहाँ रख करके बेच सकें, और भारत में जो खरीद रहे हैं उसको यहाँ जमा करके स्टोर करके अपना पुर्तगाल ले जा करके वहाँ हम जो भी करना है उसको बेचना है, क्या करना करें। तो यहाँ पर जो भी राजा थे वहाँ के, उनसे परमिशन लिया, मतलब जो जमोरिन था उनसे परमिशन लिया। परमिशन के फलस्वरूप दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने 1503 में कोचीन में ही क्या किया दोस्तों, अपना एक कोठी स्थापित किया, मतलब दुर्ग स्थापित किया। किसने, पुर्तगालियों ने। और ये बात याद रखिएगा, पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, मतलब जितने भी तटीय क्षेत्र थे वहीं पर क्या किए थे, ये अपना दोस्तों कोठियाँ स्थापित की थी। इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि उनको व्यापार करना था, और व्यापार मान लीजिए पटना में कोठियाँ स्थापित करना, तो पटना में तो कोई समुद्र है नहीं कि वो व्यापार करेंगे। जितने भी आप देखेंगे, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, आपका हुगली हो गया, सब क्या है, समुद्र के किनारे है, ताकि वो आसानी से अपना सामान खरीदे, वहाँ जहाज से अपने देश दोस्तों भेज सके। तो पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे, कोचीन में स्थापित किए थे। इतनी सारी बातें समझ में आपको आ गई उम्मीद करते हैं। वही बताएं, पूर्वी जगत की काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। मतलब अभी तक जो भी 1500 तक आया है, कौन आया है, तभी तक दोस्तों पुर्तगाली आया है, और उन्होंने अपनी कोठी भी स्थापित कर ली। फिर अब उनको लगा क्या कि हमें कुछ समय बिता लिया, कितना 1498 में आकर के दोस्तों, अब यहाँ पर 1503 में, जो 1503 में देख रहे हैं स्थापित करने का काम, यहाँ पर ये जो अल्बुकर्क है, ये जो बाद में गवर्नर बन करके आता है, ये अल्बुकर्क भी दोस्तों यहाँ आता है स्थापित करने के लिए इसको, बस एक ऐसे बन करके आता है यहाँ पर, आपका गवर्नर बन करके नहीं आता है, बस एक आम पुर्तगाली नाविक बन करके, यात्री बन करके आता है, और यहाँ पर क्या करता है, कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर वापस दोस्तों चला जाता है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है, तो अल्बुकर्क का नाम याद यहाँ रखिएगा। अब इनको ला किनको, अब पुर्तगाली सरकार को लगा, पुर्तगालियों को लगा कि भारत में हम तो लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, लंबे समय मतलब कि 7 साल तो हो गया, अब हमें वहाँ पर क्या करना है, अपने कुछ ऐसे मतलब लोगों को भेजना है, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को भेजना है जो हमारे, जो वहाँ पुर्तगाल की व्यवस्थाएं हैं, जो पुर्तगाली वहाँ रह रहे हैं, जो हमारा व्यापार है उसको ठीक तरीका से संचालित कर सके। ठीक तरीका से संचालित क्या कर सके दोस्तों, उनको यहाँ पर रह करके आभास हो गया था, उनको लगने लगा था कि जो यहाँ के राजा हैं, क्षेत्रीय राजा हैं, वो आपसी मतभेद में ही क्या है दोस्तों उलझे हुए हैं, और यहाँ पर आसानी से अपनी सत्ता दोस्तों स्थापित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को नज़र में रख करके जो पुर्तगाली सरकार थी, उन्होंने क्या किया, अपना एक गवर्नर जनरल दोस्तों भेजना, नियुक्त करना दोस्तों शुरू कर दिया। कहाँ पर, तो भारत में, मतलब पुर्तगाल से गवर्नर बन करके कहाँ आ रहा है, तो भारत आ रहा है। किसके नाम से, तो भारत में यहाँ पर अपनी जो पुर्तगाली व्यापारिक सत्ता है उसको ठीक तरीका से चलाने के लिए ये बोल करके यहाँ पर वो बनाना शुरू किया। तो 1505 में क्या, पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीडा बन करके आया। बात करते हैं अल्मीडा की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से बन करके 1509 तक रहा था, मतलब कि ये 4 साल तक इनका कार्यकाल था। अल्मीडा ने क्या किया, कोचीन का दुर्गीकरण किया, मतलब उसको क्या किया, 4 दीवारी से दोस्तों घेरा और उसको अपना मुख्यालय बनाया। 1508-9 में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की संयुक्त मुस्लिम जल बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर दिया। मतलब कि जो देख रहे हैं, इनकी सेनाओं को दोस्तों क्या किया, अल्बुकर्क इनको पराजित करके जो द्वीप देख रहे हैं, दमन द्वीप, वहां पर भी दोस्तों क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अधिकार करने के पीछे कारण क्या था बता दिए, वो भी क्या, तटीय प्रदेश, जो द्वीप है आपका वो तटीय प्रदेश है, वहाँ जो व्यापारिक बंदरगाह के उद्देश्य से उनको क्या किया, पराजित किया, उस पर दोस्तों अपना अधिकार जमा लिया। कौन, आपका अल्मीडा। अल्मीडा तुर्की, मिस्र और तुर्की, ये गुजरात, मिस्र और तुर्की जो संयुक्त सेना थी उनको हरा करके दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या किया अल्मीडा ने, अल्मीडा का प्रमुख उद्देश्य शांतिपूर्ण व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाती है। मतलब कि बता दी, इसका मुख्य जो उद्देश्य था दोस्तों क्या था, व्यापार करना था। क्योंकि क्या, शांतिपूर्ण, अब ये शांतिपूर्ण था, क्या शांतिपूर्ण था उसकी बात करेंगे। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, शांत जल की नीति क्या है, ये समझिए। तो उसके बारे में आगे बताते हैं कि क्या है, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कि पुर्तगालियों द्वारा अपनाई गई एक समुद्री रणनीति थी, जिसके उद्देश्य से हिंद महासागर और अरब सागर व्यापार और समुद्री शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना था। बता दिए कि जितने भी भारत के तटीय प्रदेश थे उस पर धीरे धीरे क्या किया था, पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था। एक समय दोस्तों ऐसा आ गया था, 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं,
हाँ, आपकी 16वीं शताब्दी में बात कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी में जो आप हिंद महासागर देख रहे हैं, हिंद महासागर तो पुर्तगाली महासागर के नाम से दोस्तों जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि पुर्तगालियों ने अपना दोस्तों वर्चस्व स्थापित कर लिया था किस पर? पूरे समुद्री क्षेत्रों पर दोस्तों। अगर आपको वहां से गुजरना है तो पुर्तगाली जो शासक हैं उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? चुंगी मतलब कि कर देना पड़ेगा। बिल्कुल इनके नियंत्रण में दोस्तों आ चुका था। वही क्या था? आपका ब्लू वाटर पॉलिसी था दोस्तों, जो कौन लाया था? जो अल्मीडा लाया था। अब इसको ठीक तरीके से संचालित करने के लिए क्या किया था? तो इसको ठीक तरीका से संचालित करने के लिए दोस्तों कार्टेज सिस्टम, कार्टेज पद्धति की शुरुआत हुई थी। अब ये क्या था? तो दोस्तों एक तरह का परमिट था, मतलब परमिशन। ये क्या था? एक तरह का परमिट। इसकी शुरुआत कौन किया था? इसकी शुरुआत दोस्तों अल्बुकर्क किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी ले आया था कौन? ये आपका अल्मीडा। और जो कार्टेज सिस्टम है, जो परमिट सिस्टम था, इसको कौन लाया था? तो अल्बुकर्क लाया था दोस्तों। अब ये क्या था? तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी है उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए ये क्या था? कार्टेज पद्धति को दोस्तों लाया गया था। मतलब कि अगर आप अरब सागर में, हिंद महासागर में व्यापार कर रहे हैं उस रास्ते से, तो आपके पास ये दोस्तों कार्टेज होना चाहिए, मतलब कि आपके पास परमिट होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। मतलब ये अपना नियंत्रण, अपना अधिकार जमाने के लिए दोस्तों ऐसा ये कार्य किए थे। कौन? पुर्तगाली। अब देखिए पुर्तगाली धीरे धीरे कितना शक्तिशाली होते जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा बन के दोस्तों आता है 1509 से 1505 से लेकर 1509 तक रहा कौन? आपका अल्मीडा। उसके बाद दोस्तों आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आता है जो 1509 से 1515 तक, 1509 से 1515 तक दोस्तों भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहता है। और इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं दोस्तों। ये बहुत चतुर चालाक था, मतलब दिमाग का दोस्तों बहुत तेज था। कौन? अल्बुकर्क। सबसे पहले क्या किया इसने आया तो 1510 में ही बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाही से क्या किया? गोवा छीन लिया। क्या किया दोस्तों? जो गोवा है, जो भी तटीय प्रदेश है, उसको क्या किया दोस्तों? छीन लिया। छीन कर अपना अधिकार कर लिया। अगर बोले गोवा पर अधिकार किसने किया? तो अल्बुकर्क किया। राजधानी किसने बनाया? तो नीनो डे क्यों ना, आगे हम बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। तो बीजापुर किसे छीना? तो यूसुफ आदिल शाह दोस्तों क्या किया? ये अपना छीन लिया, मतलब उनसे अपना उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या किया इसने? उसके बाद दोस्तों बात करें हम तो अल्बुकर्क 1511 मलक्का जो दक्षिण पूर्व एशिया, और 1515 फारस की खाड़ी जो इस पर हरमुज पर अधिकार दोस्तों ये कर लिया। जो हरमुज बंदरगाह है वहाँ पर भी दोस्तों क्या किया? अधिकार कर लिया। इस प्रकार दमन दीव, सालसेट, बेसिन, सोल, मुंबई, हुगली, सेंट थॉमे पर पुर्तगालियों का दोस्तों अधिकार हो गया। धीरे धीरे इस तरह से पूरे कब्जे में दोस्तों क्या हुआ? पुर्तगालियों का आ गया ये सब क्षेत्र दोस्तों। अब उसके बाद क्या किया बताएंगे? चतुर चालाकी था, ये दिमाग लगाया। भारत में हमारी क्या थी? एक कुप्रथा थी जिसे हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं। ये सती प्रथा में दोस्तों क्या किया? रोक लगाने का काम। तो जिस क्षेत्र में इसका अधिकार था अपने, तो अधिकार क्षेत्र में दोस्तों क्या किया? ये सती प्रथा पर दोस्तों रोक लगाने का काम किया। रोक लगाने का काम किया। क्यों किया? तो रोक लगाने का काम इसलिए किया ताकि वो अपने पुर्तगाली, मतलब जो पुर्तगाल में जो रह रहे इनके भाई बंधु, उनको क्या करे? वहां से बुला करके जो भी महिलाएं सती होने जा रही हैं तो उनको सती होने से रोक करके क्या करे? उनसे विवाह करने के लिए दोस्तों उनको प्रेरित करे। प्रेरित करे मतलब ऐसा ये क्यों कर रहा है? ताकि पुर्तगालियों का एक अस्थाई बस्ती कहाँ बस जाए? यहाँ पर भारत में दोस्तों बस जाए, मतलब अस्थाई बस्ती बसाने के लिए दोस्तों वो दिमाग लगाया सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए। ये भी ध्यान रखिएगा। फिर 1515 में क्या होता है दोस्तों? अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है और इसको गोवा में दोस्तों क्या किया था? दफना दिया जाता है। मरने का कारण कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलता है कि प्राकृतिक कारण से दोस्तों की मृत्यु हो जाती है। कोई मारता नहीं है कि कोई मार दिया इसको। उसके बाद यहाँ पर देखे 1515 में आता है, लेकिन 1515 के बाद से लेकर के 1524 तक दोस्तों कोई गवर्नर बन करके नहीं आता, जिसके कारण क्या होता है? पुर्तगालियों की जो सत्ता यहाँ पर भारत में बनी हुई थी वो धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है? भ्रष्ट हो जाता है, मतलब उसमें भ्रष्टाचार दोस्तों व्याप्त हो जाता है। तो उसी को देख करके क्या होता है? वास्को डिगामा को दोस्तों बना करके पुर्तगाली सरकार भेजती है गवर्नर यहाँ का, कहाँ का? भारत का। 1524 से 1529 तक रहते हैं। आपको बता दें जो वास्को डिगामा है भारत दोस्तों 3 बार आए थे। पहला 1498 में आए थे, उसके बाद आपके 1502 में आते हैं, और लास्ट जो गवर्नर बनकर के आते हैं 1529 में, यही इनका लास्ट है। अंत में क्या होता है दोस्तों? ये भारत में इनकी मृत्यु हो जाती है। बता दिए कि वास्को डी गामा 1524 से 1529 तक यहाँ का गवर्नर रहा, और 1529 में कोचीन में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, और कोचीन में दोस्तों इनको दफना दिया जाता है। कोचीन में क्या होता है? यहाँ को दफना दिया जाता है, लेकिन बाद में इनके कुछ अवशेष को दोस्तों वहाँ से उठा करके कहाँ ले जाता है? पुर्तगाल में। पुर्तगाल में दोस्तों इनको दफन किया जाता है। तो वास्को डी गामा के बारे में समझ गए। 1514-98, 1502 और 1524 को ये आए थे गवर्नर बन करके। अब बात करते हैं हम लोग नीनो डी कुन्हा की। नीनो डी कुन्हा की जो अगर बात करें तो अल्बुकर्क का जो वास्तविक उत्तराधिकारी था गवर्नर के रूप में, वो कौन था? आपका नीनो डी कुन्हा ही था दोस्तों। यहाँ पर देखिए अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। बता दिए पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी? गोवा थी। सॉरी कोचीन था। फिर उसको राजधानी कौन बनाया? गोवा को। गोवा को बनाया नीनो डी कुन्हा। कभी कभी प्रश्न आता है आपसे कि गोवा को राजधानी किसने बनाया? तो नीनो डी कुन्हा। और गोवा को जीता किसने? अल्बुकर्क। किससे? तो यूसुफ आदिल शाह से 1510 में। अब यहाँ पर इसने क्या किया? तो सबसे पहले बता दिए कि इसने जब गवर्नर का पद पर दोस्तों बैठा तो ये सबसे पहले क्या था? शांति नीति अपनाया। इसने किसी से संघर्ष करना है, कुछ करना दोस्तों नहीं शुरू किया। लेकिन उसी समय क्या हुआ था दोस्तों कि मुगल शासक हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में दोस्तों संघर्ष चल रहा था। मतलब कि उनके बीच में दोस्तों
संघर्ष मतलब कि लड़ाई चल रहा था, तो उसी का फ़ायदा ये उठा लिया। मतलब ये दोनों तो अपने अपने व्यस्त हैं, तो उसी का फ़ायदा उठा करके दोस्तों इसने 1534 में बेसिन और 1535 में दोस्तों दीव पर क्या किया, अधिकार कर लिया। अब धीरे धीरे मतलब अपने पुर्तगाली साम्राज्य को दोस्तों धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। और इसने क्या किया, इनका सबसे बड़ा जो योगदान था ये समझिए कि कुना ने मद्रास के निकट सेंट थॉमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का क्या किया, विकास किया। इससे पहले जितने भी देखिएगा पुर्तगाली जो भी इनकी तटीय बस्तियां थी, जितने भी थे दोस्तों, ये सब आपके पश्चिमी थे, पश्चिमी क्षेत्र में था, मतलब पश्चिमी भारत में था। पूर्वी भारत में कौन ले गया, तो पूर्वी भारत में दोस्तों ये ले गया नीनो डी कुन्हा ले गया। कहाँ पर, तो बंगाल में और आपका मद्रास में। वो हम एक आपको चार्ट में बना करके रखे हैं, सभी दिखाएंगे कहाँ कहाँ पुर्तगालियों का था बस्ती, उस सभी चीज़ों के बारे में, कोठी कौन कौन सा था। अब लास्ट में थोड़ा बात कर लेते हैं पुर्तगालियों के देन के बारे में। पुर्तगालियों की क्या देन है, कुछ हमसे मिला है, हमसे क्या उनसे मिला है क्या। तो पुर्तगालियों के देन के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारत में प्रेस छापा खाना पुर्तगालियों की देन है। जो प्रिंटिंग प्रेस आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना 1556 में गोवा में किया। इसका श्रेय किसको जाता है, तो पुर्तगालियों को जाता है। मतलब पुर्तगालियों द्वारा ही क्या हुआ था, हमारे भारत में दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। साथ ही साथ दोस्तों क्या हुआ था यहाँ पर, तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई थी। क्योंकि इसने अपनी सत्ता कहाँ स्थापित की थी दोस्तों, मतलब कोठी कहाँ बनाया था, दक्षिण भारत में किया था। इसलिए दक्षिण भारत में दोस्तों ये अपना खेती करना भी शुरू किया था। फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में दोस्तों ये क्या किया था, तंबाकू की खेती करना शुरू किया था। अब थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए तंबाकू की खेती के बारे में बात किए तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले करने वाला मुगल शासक कौन था, तो अकबर। और इसे प्रतिबंध लगाने वाला कौन था, तो प्रतिबंध लगाने वाला इसी का बेटा था जहांगीर। सेवन करने के बारे में बात करेगा, मतलब सबसे पहले खाने का काम कौन किया, अकबर। और प्रतिबंध कौन लगाया, तो जहांगीर ने क्या किया, प्रतिबंध लगाया। और शाहजहां के काल में दोस्तों यहाँ पर क्या उत्तर भारत में ही दोस्तों आया। अब उसके बाद उसके अलावा क्या हुआ, भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती पुर्तगालियों की दोस्तों देन है। साथ ही साथ जो गौथिक स्थापत्य कला की एक शैली है वो भी क्या है, पुर्तगालियों के दोस्तों एक देन है। अब लास्ट में थोड़ा हम आपको बता दें कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के व्यापारिक केंद्र के बारे में। सबसे पहला 1503 में स्थापित किया था आपका कोचीन में, कोचीन में स्थापित किया था। फिर गोवा, जीता, मुंबई, बेसिन, दमन दीव भी यहाँ, फिर चट्टगांव और आपका हुगली में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या किया था, स्थापित किया था। और यहीं पर मद्रास में थोड़ा तो क्या था आपका यहाँ पर सेंट थॉमे, यहाँ पर इसकी बस्ती थी। अब थोड़ा सा जानिए कैसे कैसे इसके हाथ से इसका पतन होता है, किसका, पुर्तगालियों का। हम तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार हम ध्यान दिला देते हैं, मतलब कि दिमाग में डाल देते हैं। ये जो आप पुर्तगाली देख रहे हैं, ये कोचिन देख रहे हैं, कोचिन को सबसे पहले कौन छीनता है दोस्तों, तो कोचिन को छीनता है त्रावणकोर के यहाँ राजा रहते हैं। वो क्या करते हैं, पुर्तगालियों से कोचिन को दोस्तों अपना अधीन ले लेते हैं। उसके बाद मुंबई जाता है इनके हाथ से, कैसे, दहेज में जाता है 1661 में। चार्ल्स द्वितीय को क्या करते हैं, ये दहेज में देते हैं। वो भी उसकी भी कहानी सुनाएंगे, 1661 में चल जाता है, ये भी चल गया। उसके बाद जो देख रहे हैं आप अपना बेसिन, बेसिन छीन लेता है इनसे मराठा। बेसिन छीनता है कौन, मराठा। और हुगली चटगांव जो देख रहे हैं, इससे मुगल शासक क्या करते हैं दोस्तों, छीन लेते हैं। मुगल शासक इसे क्या करते हैं, छीन लेते थे। अब इसके पास बचा क्या, तो बचा इसके पास गोवा बचा था, गोवा, दमन और दीव बचा था। जो गोवा दमन दीव देख रहे हैं, बाद में 1961 में दोस्तों क्या होता है, 1961 में भारत सरकार ऑपरेशन विजय के द्वारा बता दिए थे कि सबसे पहले आने वाला, सबसे अंत में जाने वाला कब गया, 1961 में गया। ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को भारत से, मतलब भारत से गोवा और दमन दीव से क्या करता है दोस्तों, भाग मतलब मार के भगा देता है। मतलब यहाँ से गोवा को, दमन दीव को दोस्तों आज़ाद करा देते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों क्या था, पुर्तगाली साम्राज्य था दोस्तों। इसकी भी चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे आगे वाले वीडियो में। तो कैसा लगा ये क्लास, में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अगर लंबा हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, जरूर देखिएगा, क्या कि बिल्कुल हम अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किए हैं। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पर अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। ऐसा नहीं करें कि आप अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आधुनिक भारत जरूर पढ़े होंगे, लेकिन हमसे भी दोस्तों अगर पढ़ के देखिए, हम बिल्कुल अलग तरीके से आपको पढ़ाएंगे और पूरी कहानी को समझाएंगे। कहानी दोस्तों अगर आपको याद रहता है तो आप, अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हैं तो वहाँ पर ही आपको काम देगा, या आप इंटर कर रहे हैं आर्ट्स से तो वहाँ भी आपको काम देगा। मतलब हर जगह आपको काम देगा। बाकी तो आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, वनडे एग्जाम, तो वहाँ तो दोस्तों आपको और जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आता है, तो वहाँ भी आपको कहानी अगर याद रखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, तो वहाँ भी दोस्तों आपको काम ही देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। बाकी अगला जो क्लास आएगा, हम डच के बारे में बात करेंगे। डच और इंग्लैंड है आपका, ब्रिटिश है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़रूर दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम फिर से नए तरीके से हम पढ़ा रहे हैं और सारी चीज़ों को दोस्तों बता रहे हैं। अगर कहीं भी कोई पॉइंट समझने में दिक्कत हो या बोलने में हमसे कुछ गलती हो गई हो दोस्तों, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को दोस्तों बढ़ाने का काम कीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, तो सोच रहे हैं हम पूरा आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ा दें 2-3 पार्ट करके, और उसके बाद आपको एक पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दें, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो दोस्तों, हमें भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, इसी तरह से कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे सभी एग्जामों का दोस्तों डेट आ रहा है। अगर तैयारी में आप लगे रहिएगा, आपकी तैयारी धीरे धीरे मजबूत करते रहेगा दोस्तों, तो आने वाले समय में आपको ज़्यादा परेशानी दोस्तों नहीं होगी।
बाकी पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए दोस्तों। बाकी धन्यवाद दोस्तों।